म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सीरीज की ये प्रमुख 13वीं वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग श्री अनिल जी के पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और इनके पोर्टफोलियो से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से अगर आपने पोर्टफोलियो गलत बना लिया तो आपके रिटर्न निगेटिव तौर पर प्रभावित होते हैं। अंत तक जोड़ जुड़े रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा के साथ ये वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इनके पोर्टफोलियो पर जब आप एक नज़र डालेंगे तो इतने ज़्यादा फंड इन्होंने ले रखे हैं कि इनका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा नहीं आ पाएगा। अगर मैं आपको इनके टोटल फंड्स की बात करूं तो देखिए, ये लमसम और एसआईपी दोनों मोड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनका जो लमसम है वो अक्टूबर 2023 से इन्होंने किया था और एसआईपी जो है वो अभी हाल ही में जुलाई 2024 से इन्होंने शुरू किया है। लमसम के लिए कितने फंड इन्होंने ले रखे हैं तो ये देखिए, ये पहला फंड, ये दूसरा फंड, ये तीसरा फंड, इसके बाद से ये चौथा फंड, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये पांचवा फंड, ये छठा फंड, ये सातवां फंड और ये आठवां फंड। 8 फंड में इनकी टोटल लमसम इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद से एसआईपी की अगर हम लोग बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में एक एसआईपी चली तो एसआईपी 8 आपका लमसम था और एसआईपी देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 8 फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और 9 फंड में इनकी एसआईपी चल रही है। अब आप सोच लीजिए कितना कॉम्प्लेक्स और कितना इन्होंने एक तरीके से उलझा रखा है अपने पूरे इन्वेस्टमेंट को लेकर के। अब ऐसे फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए रख रखे हैं जो कि इनको नहीं रखना चाहिए था। एक एक करके सभी फंड्स पर अगर हम लोग बात करें उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझना होगा। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के लगातार आप कई चैनल पर वीडियोस देखते होंगे कि हमें पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर आप बहुत ज़्यादा जब फंड ले लेते हैं तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, जो कि आपको रिटर्न जो है वो इंडेक्स के बराबर देने लगता है। अब इनके पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड भी है और एक्टिव फंड भी है। आप एक्टिव फंड क्यों लेना चाहते हैं? ताकि इंडेक्स से आपको बेहतर रिटर्न मिले। जब आप बहुत ज़्यादा फंड ले लेते हैं एक ही कैटेगरी के तो उन सभी फंड्स में चूंकि जो स्टॉक्स हैं वो ओवरऑल पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और रिटर्न जो है वो आपको इंडेक्स के बराबर मिल रहा होता है। तो जब आप एक्टिव फंड में ज़्यादा चार्जेस पे कर रहे हैं एक्सपेंस रेशियो के तौर पर, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 फंड, बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 फंड रखना चाहिए, नहीं तो एक कैटेगरी के एक ही फंड मोर देन सफिशियंट है। और जब आप 3-4 फंड एक ही कैटेगरी के रख लेते हैं तो आपको रिटर्न इंडेक्स के बराबर मिलने लगता है। तो उसे बेहतर तो ये था कि आप इंडेक्स ले लेते, एक्टिव फंड लेने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसे कहते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन, यानी एक ही कैटेगरी के आपने 3-4 फंड जब ले लिए तो आपका रिटर्न जो है वो एक्टिव फंड के बराबर ना होकर के इंडेक्स के बराबर हो जाता है। ये पहला निगेटिव इनके पोर्टफोलियो में मुझे देखने को मिला। दूसरा, जब आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज डाइवर्सिफिकेशन तो करना ही करना है, साथ ही साथ आपको एएमसी वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन करना है। इन्होंने एक ही एएमसी के 2-3 फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब इससे निगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है कि मान लीजिए किसी एक एएमसी के साथ कोई निगेटिव खबर आई तो उससे उस एएमसी से जुड़े हुए जितने भी म्यूचुअल फंड होंगे वो सब कुछ निगेटिव तौर पर प्रभावित होंगे। अब मान लीजिए आपने एक ही एएमसी के 3-4 फंड ले रखे हैं तो जाहिर सी बात है उन 3-4 फंडों में आपका निगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपने एक ही एएमसी का ले रखा है। अगर आप एएमसी वाइज भी डाइवर्सिफाई करते, अलग अलग एएमसी का लेते, तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा सा कम इंपैक्ट देखने को मिलता है आपके पोर्टफोलियो में। देखिए, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट जो होता है वो काफ़ी हद तक इमोशंस पर डिपेंडेंट होता है। अगर कुछ भी निगेटिव खबर आई तो इमोशंस लोगों का थोड़ा सा अगर डगमगाया तो लोग अपना पैसा निकालने लगते हैं। जैसे निकालेंगे तो शेयर स्टॉक से जब पैसे निकलते हैं तो उसका प्राइस क्या होता है? डाउन होता है। क्यों डाउन होता है? क्योंकि उसका जो डिमांड है वो घट रहा होता है और सप्लाई और डिमांड के हिसाब से ही रेट तय होते हैं। तो इस हिसाब से आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है और डाइवर्सिफिकेशन आपको एएमसी वाइज भी करना है। ठीक है, अब एक एक करके अगर मैं इनके कुछ फंड्स की बात करूं, जैसे देखिए इनका अगर मैं आपको फंड दिखाने की कोशिश करूं तो इन्होंने ईएलएसएस के एक फंड निपॉन इंडिया ईएलएसएस फंड ले रखा है और दूसरा ईएलएसएस फंड आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिरला सन लाइफ का ये ईएलएसएस फंड ले रखे हैं जिसमें इनका 50,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट है। अगर सभी सोर्सेज से मिला करके आपका साल भर का इनकम 7 लाख को टच नहीं कर पा रहा है तो ईएलएसएस फंड आपके लिए बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईएलएसएस फंड हम लोग क्यों चुनते हैं? ताकि जो
80C के अंतर्गत हमें 1.5 लाख तक का टैक्सेबल अमाउंट में छूट मिल जाता था। उस लाभ को लेने के लिए हम लोग ईएलएसएस फंड को सेलेक्ट करते थे। अब चूंकि यहाँ पर अगर आप न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करते हैं तो 7 लाख तक के टोटल इनकम पर आपको वैसे भी टैक्स पे नहीं करना है। तो अगर आपका इनकम 7 लाख के अंदर है और कोई भी टैक्स लाइबिलिटी आपकी नहीं बनती है तो उस कंडीशन में ईएलएसएस फंड आपके लिए बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, हालांकि आपका टाइम होराइजन काफ़ी लंबा है। ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 30 साल को लेकर के इनका टाइम होराइजन है। टाइम होराइजन काफ़ी लंबा है, लेकिन क्या होता है कि कई बार लॉक इन पीरियड होने की वजह से अगर वो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता है कि हम उस फंड से निकल करके किसी दूसरे फंड में जाए, क्योंकि जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया वो 3 साल के लिए वहाँ पर लॉक हो चुका है। 3 साल से पहले आप चाहकर भी उस फंड को नहीं निकाल सकते। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का अगर आप देखें तो इनके पास 2 फंड है। पहला निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड जिसमें इनका 55,000 का लमसम है, और दूसरा आदित्य बिरला का इनके पास ईएलएसएस फंड है जिसमें इनका 50,000 का इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आप किसी एक एएमसी को चुनते हैं तो मैक्सिमम आपको कोशिश करना चाहिए कि एक ही फंड आप उस एएमसी का रखें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तब आप दूसरा फंड ऐड करिए। यहाँ पर आपने एक ही एएमसी के 2 फंड ले रखे हैं। आगे मैं बात करूँगा इनके और भी एएमसी के 1 से ज़्यादा फंड हैं। यहाँ पर ईएलएसएस फंड अगर आपकी 7 लाख से कम इनकम है साल भर की तो आपको कोई खास लाभ नहीं देगा। ठीक है, वैसे भी बिरला ईएलएसएस फंड का अगर मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बारे में देख पा रहे। जो मैं आपको बात बता रहा था कि 3 साल का लॉक इन पीरियड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 साल से पहले आप यहाँ से फंड नहीं निकाल पाएंगे। अगर इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका जो परफॉर्मेंस है वो अंडर परफॉर्मर यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर इनका अल्फ़ा दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो अल्फ़ा है वो निगेटिव में है। अल्फ़ा हमें ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो है वो अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा। तो ये फंड जो है वो अपने बेंचमार्क तक को बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनका जो अल्फ़ा है वो क्या है, निगेटिव में है। और अगर मैं थोड़ा सा और आपको इनके कैटेगरी एवरेज से रिटर्न के बारे में दिखाने लगूं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टैक्स सेवर कैटेगरी में जो ईएलएसएस फंड होते हैं उनकी कैटेगरी में 1 साल का जो कैटेगरी एवरेज है रिटर्न के मामले में आप देख पा रहे होंगे 43.30% का है, 3% का है। और इस फंड ने बिरला सन लाइफ ईएलएसएस फंड ने उससे कम रिटर्न बना करके दिया हुआ है। ठीक है, 3 साल का अगर मैं आंकड़ा दिखाऊं तो जो कैटेगरी एवरेज है वो 18.5% से ज़्यादा का है और इस फंड ने सिर्फ 14% का रिटर्न बना करके दिया है। 5 साल का अगर मैं दिखाऊं तो लगभग 22% का कैटेगरी एवरेज है और इसे भी बीट नहीं कर पाया है ये 5 साल के डेटा में। आप अपने स्क्रीन पर पूरा साफ और स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे जो फंड आपने लिया है आदित्य बिरला ईएलएसएस फंड वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है पिछले 5 सालों से। और यहाँ पर आपने पैसे डाल करके एक तो आपका पैसा 3 साल के लिए होल्ड पर चला गया है और आप चाहकर भी इस पैसे को 3 साल से पहले नहीं निकाल पाएंगे और ये फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। पिछले 5 सालों से इनका परफॉर्मेंस जो है वो कैटेगरी एवरेज तक को बीट नहीं कर पा रहा है। तो ये फंड आपके लिए बेहतर ऑप्शन नहीं है, इस फंड से आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन चूंकि आपने अक्टूबर 2023 में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आप अक्टूबर 2026 के बाद ही जाकर के इस फंड को निकाल पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये फंड आपके लिए सही नहीं था, आपने गलत सेलेक्ट किया हुआ है। दूसरा आपका फंड जो ईएलएसएस फंड है निपॉन इंडिया का ईएलएसएस फंड जिसमें आपका 50,000 का इन्वेस्टमेंट है। तो भले ये परफॉर्म करे ना करे आपकी मजबूरी हो चुकी है कि आप 3 साल से पहले तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, यानी कि अक्टूबर 2026 में जाकर ही यहाँ से आप निकल पाएंगे। भले ये परफॉर्म करे ना करे, आप यहाँ से निकलना चाहते हैं या क्या चाहते हैं फिर भी आप नहीं निकल पाएंगे क्योंकि 3 साल का लॉक इन पीरियड है। तो इस पर डिस्कस करने से कोई खास फ़ायदा नहीं है। हालांकि एक बार इनके परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे निपॉन इंडिया ईएलएसएस फंड और इसमें भी 3 साल का लॉक इन पीरियड है। तो 2026 में अक्टूबर के बाद ही आप यहाँ से पैसे निकाल पाएंगे। अगर इनके परफॉर्मेंस को मैं चेक करूँ तो इनका जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा में ये बताता है कि ये अपने बेंचमार्क से कि कैसा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा पॉजिटिव है, यानी अपने बेंचमार्क को ये बीट कर सकता है। अगर मैं इनके कैटेगरी एवरेज से इनके परफॉर्मेंस को चेक करूँ, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा 1 साल के डेटा को इसने बीट किया हुआ है, 3 साल के रिटर्न को भी इसने बीट किया हुआ है और 5 साल के रिटर्न को भी इसने बीट किया हुआ है। यानी इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छा है। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि आपकी मजबूरी है कंटिन्यू करना क्योंकि अक्टूबर 2026 से पहले तो आप चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो दोनों ईएलएसएस फंड जो है वो आप कंटिन्यू, आपकी मजबूरी है कि इससे पहले आप निकल ही नहीं पाएंगे। इस फंड का जो निपॉन इंडिया ईएलएसएस फंड है उनका परफॉर्मेंस ठीक है। अगर आप अक्टूबर 2026 के बाद चाहें तो इसे रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ईएलएसएस फंड से आपको निकल जाना चाहिए।
इसके बाद से लमसम इनका है एक्सिस आईटी इंडेक्स फंड में, जिसमें 40,000 का इनका इन्वेस्टमेंट है। अब इनका जो प्रश्न है इसमें इन्होंने बताया है कि सारे इन्वेस्टमेंट जो हैं वो 30 साल के लिए टाइम होराइजन लेकर के चल रहे हैं। जो एक्सिस का निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड है वो जो निफ्टी 50 होता है उसमें जो आईटी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसमें ही केवल पैसा जाएगा, यानी आईटी से रिलेटेड ये एक सेक्टोरल फंड है। सेक्टोरल या फिर थीमेटिक फंड उस फंड को कहते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी एक ही सेक्टर में पैसा लगाता है, यानी आईटी से रिलेटेड जितनी भी कंपनी होगी सिर्फ और सिर्फ उसी में आपका पैसा लगाया जाएगा। तो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड जो होते हैं उससे आपको बच करके रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर यहाँ पर रैली देखने को मिलती है। जैसे अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल से डिफेंस फंड काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन 1-2 महीने से उनका परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है। तो सेक्टोरल फंड जो होते हैं वो हमेशा नहीं चलते हैं, पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड पर चलते हैं। और यहाँ पर आपको सचेत अवेयर रहने की जरूरत पड़ती है कि कब मार्केट में एंट्री लेनी है और कब मार्केट से एग्जिट लेनी है। जब भी आप सेक्टोरल फंड का अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत हाई नहीं रहेगा, लार्ज कैप के बराबर आपको रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए जाते हैं, जैसे 1 साल 2 साल, जैसे मान लीजिए कोई डिफेंस फंड में गया तो 1 साल में ही उसका पैसा जस्ट डबल हो गया होगा। तो अगर इस शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आप सेक्टोरल फंड में आते हैं तो आप यहां से रिटर्न बना पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 30 साल के लिए मैं सेक्टोरल फंड सेलेक्ट कर लूं और वहां से बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, तो शायद यहां पर गलती की जा सकती है आपके द्वारा, क्योंकि सेक्टोरल फंड जो होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक समय पीरियड पर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, ओवरऑल आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना करके नहीं देंगे। इसीलिए सेक्टोरल फंड से अलग रहने की बात सलाह दी जाती है जब भी अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि आपने आईटी सेक्टर का फंड ले लिया, अगर किसी टाइम पीरियड में ये सेक्टर नहीं चला तो आपका पैसा यहाँ पर एक तरीके से स्टक हो जाएगा, जो कि परफॉर्म नहीं करेगा। अगर आपका नॉर्मल फंड होता, यानी सेक्टोरल नहीं होता बल्कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड होता, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फंड मैनेजर जो है वो इस सेक्टर से पैसे निकाल करके किसी दूसरे सेक्टर में डालता है, जैसे बैंकिंग हो गया, अन्य सेक्टर्स हो गए जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। लेकिन चूंकि आपने सेक्टोरल ले लिया है तो चाहकर भी फंड मैनेजर जो होगा वो यहां से पैसे को मूव नहीं कर पाएगा दूसरे सेक्टर में। इस वजह से सेक्टोरल फंड जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता, और वैसे भी इनका फंड साइज काफ़ी छोटा है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे। अब अगर रिटर्न के मामले में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए अभी इनका कुछ भी डेटा अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत नया फंड है। तो वैसे भी सेक्टोरल फंड से बहुत अच्छा आप रिटर्न नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो अभी तक हमने देख लिया एक्सिस आईटी इंडेक्स फंड से मैं यहाँ से निकलने की सलाह दे रहा हूँ। इसके बाद से बिरला ईएलएसएस फंड भी आपके लिए बेहतर नहीं हो सकता, हालांकि आपकी मजबूरी है कि 3 साल तक तो आप बने ही रहेंगे। इसके बाद से बिरला निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका 55,000 का इन्वेस्टमेंट है। देखिए ये एक इंडेक्स फंड है, और कैसा इंडेक्स है, मिड कैप कैटेगरी का, जो टोटल 150 मिड कैप की कंपनीज हैं उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आप चाहें किसी भी एएमसी का ले लें, परफॉर्मेंस जो है वो इंडेक्स के बराबर ही आना है, तो ये फंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड है जो कि ठीक ठाक आपको रिटर्न देगा, ठीक है। तो ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं बिरला निफ्टी मिड कैप, ठीक है। इसके बाद से अगर अगले लमसम की अगर हम लोग बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में आपका 50,000 का इन्वेस्टमेंट है। ये फंड ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक 2 फंड हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया। इसके बाद से बैंक ऑफ इंडिया में आपका मल्टी कैप फंड है जिसमें आपका 2.25 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए यहाँ पर आपने बैंक ऑफ इंडिया का एक ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और बैंक ऑफ इंडिया का आप मल्टी कैप भी ले रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप में भी इनकी एसआईपी चल रही है। तो बैंक ऑफ इंडिया के 3 फंड ये ले चुके हैं, एक मल्टी कैप, एक फ्लैक्सी कैप और एक स्मॉल कैप में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब आप फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या मल्टी कैप लेने की ज़रूरत है, और अगर मल्टी कैप ले लिया तो क्या फ्लैक्सी कैप लेने की ज़रूरत है। ये एक ही तरीके के फंड आपने बहुत ज़्यादा डाल रखे हैं, और वैसे भी एक एएमसी का एक ही फंड अगर आप रखेंगे तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा रिटर्न के मामले। बैंक ऑफ इंडिया के अगर स्मॉल कैप की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक आ रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनके अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, लगभग 4.86 अल्फ़ा का वैल्यू है, और बीटा भी डिसेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है अपने बेंचमार्क से। और अगर इनके कैटेगरी एवरेज से इसका कंपैरिजन कर लें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 1 साल में भी ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, 3 साल में भी बीट कर रहा है, और साथ ही साथ 5 साल में भी ये अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इनका पिछले 5 सालों से अगर हम लोग बात करें तो, और कैटेगरी एवरेज को लगातार ये बीट कर पा रहा है, अल्फा भी पॉजिटिव है। तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप की अगर हम लोग बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये
काफ़ी नया फंड है। अभी इस फंड को 1 साल के आसपास का समय हुआ है और इसका फंड साइज भी बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, ये मल्टी कैप का है। मल्टी कैप में क्या होता है कि 25% ईच, यानी कि लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में कम से कम 25% एक्सपोजर फंड मैनेजर को रखना होता है। अगर इनके कुछ डेटा की बात करें तो चूंकि बहुत ज़्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1 साल में जो कैटेगरी का एवरेज है उसको ये बीट कर पा रहा है। चूँकि 1 साल का ही ये फंड है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में बता पाना मुश्किल है। लेकिन एक निगेटिव पॉइंट इस फंड के साथ ये है कि इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई माना जाएगा। इसी कैटेगरी में अगर आप दूसरे फंड को देखेंगे जो कि काफ़ी पुराने भी है और अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं, कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट भी कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेंस रेशियो इससे आधा देखने को आपको मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो हमें यह बताता है कि साल भर में आपका फंड मैनेज करने के लिए एएमसी कितना चार्ज आपसे करेगी। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, जो कि इस फंड के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव पॉइंट है। तो अगर आप चाहें तो इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि एक तो नया फंड है, बहुत ज़्यादा हमारे पास कुछ आंकड़े नहीं है इस फंड के बारे में, और साथ ही साथ इसका एक्सपेंस रेशियो जो है बहुत ज़्यादा हाई है। वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप में भी इन्होंने एक्सपोजर ले रखा है। और अगर इस फंड की हम लोग बात करें तो इस फंड का अगर परफॉर्मेंस देखें, फ्लैक्सी कैप में क्या होता है कि ये भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में तीनों में एक्सपोजर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि 25% ही आपको रखना है। फंड मैनेजर जब भी चाहे, जिसमें अगर उसको ये लगता है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो वो उसमें अपना एक्सपोजर बढ़ा सकता है। इनका अल्फा का वैल्यू काफ़ी डिसेंट है, लेकिन साथ ही साथ बीटा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है। बीटा हमें ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो है वो अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा वोलेटाइल होगी, यानी कि ये जब अल्फा ज़्यादा जनरेट कर रहा है, यानी ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है, तो ये फंड वोलेटाइल भी बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये फंड बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होगा। अगर इनके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो देखिए, इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.55 है, जो कि ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि ये फंड जो है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, अगर इनके रिटर्न की बात करें तो 3 साल में ये अपने कैटेगरी एवरेज को एक अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं। 1 साल में भी ये अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छे मार्जिन से बीट किया हुआ है। अब जो बैंक ऑफ इंडिया है, इसका स्मॉल कैप भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इनका फ्लैक्सी कैप भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, फ्लैक्सी कैप की मैं बात कर रहा हूँ। तो चूंकि हमें एएमसी वाइज भी यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। एक एएमसी के मैक्सिमम एक आप फंड रखिए, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो आप 2 फंड रख सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों दिखा दिया, स्मॉल कैप इनका अच्छा परफॉर्म कर रहा है और फ्लैक्सी कैप जो है उनका भी परफॉर्मेंस ठीक है, कैटेगरी एवरेज को लगातार ये बीट कर पा रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, दोनों फंड को, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप और बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप को। लेकिन जो इनका मल्टी कैप है उनमें चूंकि बहुत ज़्यादा हाई आपसे चार्ज लिया जा रहा है फंड को मैनेज करने के लिए, तो वो फंड आपके लिए ठीक नहीं है। और वैसे भी वो बहुत नया फंड है, तो बहुत ज़्यादा आपके पास आंकड़े अवेलेबल नहीं है। वैसे भी 3 फंड आपका एक एएमसी से हो जा रहा है, तो मेरी सलाह में कम से कम एक फंड तो आपको कम कर ही देना चाहिए, और वो मल्टी कैप आप कम कर सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का भी फ्लैक्सी कैप आपने ले रखा है। अब यहाँ पर निपॉन इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इनका चूँकि ये बहुत पुराना फंड नहीं है, और इनका अगर मैं दिखाऊं अल्फ़ा बीटा कुछ भी यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है। हालांकि कैटेगरी एवरेज की जब बात की जाती है तो कैटेगरी एवरेज को ये बीट कर पा रहा है, अपने 1 साल में भी और 3 साल में भी बीट कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन इससे अच्छा परफॉर्मेंस जो था वो बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप का था। तो अगर आप चाहें तो निपॉन इंडिया को यहाँ से स्किप कर सकते हैं और बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद से आपका इन्वेस्टमेंट एसबीआई के मल्टी कैप में भी है, जिसमें 50,000 का आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यानी लमसम इन्वेस्टमेंट है। एसबीआई मल्टी कैप का आप डेटा अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये फंड जो है वो 2022 से लॉन्च हुआ है, यानी कि इस फंड को अभी लगभग 2 साल का समय हुआ है। इनका फंड साइज जो है काफ़ी ठीक है, 18,500 करोड़ के आसपास है। इनके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास कुछ खास अवेलेबल नहीं है। अगर इनका रिटर्न हम लोग कंपेयर करें इनके बेंचमार्क से, तो कैटेगरी एवरेज आप देखिएगा 1 साल में कैटेगरी एवरेज 47% का है, और इस फंड ने इससे कम रिटर्न बना करके दिया हुआ है। तो वैसे भी आपके पास एक फ्लैक्सी कैप हो चुका है बैंक ऑफ इंडिया का, और मल्टी कैप भी लगभग उसी के आसपास उन्हीं के जैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के तौर पर आगे बढ़ती है। तो अगर आप चाहें तो इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी नया फंड है और इनका परफॉर्मेंस भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है।
ये तो वो सभी फंड हो गए जिनमें इनका लमसम इन्वेस्टमेंट था। अब अगर बात करें एसआईपी की, तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में इनकी एसआईपी चल रही है 4000 की। तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में आपका एक तरीके से वन टाइम यानी लमसम इन्वेस्टमेंट भी है, और उसमें जब आप एसआईपी करेंगे तो आपका एवरेज एनएवी का लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। इसके बाद से बात करें बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड में इनकी एसआईपी चल रही है। मैंने आपको बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप को एक तरीके से बंद करने की सलाह दी है, तो आप इस एसआईपी को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद से बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप की में इनका एसआईपी चल रहा है, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद से एसबीआई का निफ्टी मिड कैप 150 में इनका 2000 का एसआईपी चल रहा है एसबीआई निफ्टी मिड कैप में। इससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनका एक और लमसम इन्वेस्टमेंट था निफ्टी मिड कैप में ही, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, जो कि बिरला निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड में इनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। तो जब आप इंडेक्स फंड मिड कैप कैटेगरी का ऑलरेडी आप ले चुके हैं, तो दूसरे एएमसी का लेने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड में सभी एएमसी जो होती हैं वो केवल उस इंडेक्स को कॉपी कर रही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बिरला उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देगा या फिर वो उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देगा। दोनों का रिटर्न बहुत सिमिलर रहता है, नॉमिनल सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत एक तरीके से आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इंडेक्स फंड जब आप लेते हैं तो दो इंडेक्स फंड लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों का रिटर्न सेम रहने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि ये नया फंड है या फिर वो पुराना फंड है, क्योंकि इंडेक्स है तो वो अपने इंडेक्स के बराबर ही रिटर्न देगा, चाहे आज लॉन्च हुआ हो या फिर 10 साल पुराना हो। तो आपको यहां से एक इंडेक्स फंड को कम कर देना चाहिए। अब चूंकि आपका ऑलरेडी इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि बिरला वाला ये वाला आप इंडेक्स फंड इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहां पर एसआईपी जो आपकी चल रही है इंडेक्स फंड में, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, जो एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 का इंडेक्स फंड है जिसमें आपकी एसआईपी चल रही है, अगर आप चाहें तो इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद से एसबीआई का आपने प्लान ले रखा है निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये इंडेक्स फंड होगा जिसमें आपकी 2000 की एसआईपी चल रही है। इस एसआईपी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये इंडेक्स फंड है जो कि 250 जो स्मॉल कैप की कंपनी होगी, जो टॉप की जो 250 स्मॉल कैप की कंपनी होगी उसका इंडेक्स है, इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद से निपॉन इंडिया निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड में आपकी 1000 की एसआईपी चल रही है। मैंने आपको बताया कि ये जो है वो एक सेक्टोरल फंड है, यहाँ से आपको एसआईपी बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको एसआईपी बंद कर देनी चाहिए। इसके बाद से निपॉन गोल्ड सेविंग फंड में भी आपका 1000 का एसआईपी चल रहा है, जो कि कमोडिटीज से संबंधित ये फंड है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने फंड सेलेक्ट कैसे कर लिया, ये फंड भी आपके लिए बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद से निपॉन फोकस फंड में भी आपकी एसआईपी चली है 2000 की, मेरे नज़र में इससे भी आपको बंद कर देना चाहिए। इसके बाद से बड़ौदा बीएनबी लार्ज और मिड कैप में आपकी 3000 की एसआईपी चल रही है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बड़ौदा बीएनबी लार्ज एंड मिड कैप का यहाँ पर फंड ओपन है। और इस फंड के अगर हम लोग सिंस इंसेप्शन की बात करें तो 2020 का ये फंड है, यानी बहुत ज़्यादा फंड पुराना नहीं है, 4 साल पुराना फंड है। और 1443 करोड़ का इसका टोटल एवीएम है। 53 स्टॉक्स में इनकी टोटल होल्डिंग्स है। अगर इनके अल्फा की बात करें तो अल्फा पॉजिटिव है, बीटा की बात करें तो बीटा जो है वो लगभग 1 के बराबर है, यानी इनका जो एक तरीके से वॉलेटिलिटी होगी वो इंडेक्स के बराबर होगी। अगर इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है और 3 साल में भी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर निगेटिव पॉइंट ये है कि इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये आपके ऊपर है कि आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। हालांकि इनका फंड का परफॉर्मेंस ठीक है, ठीक है, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मेन कंसर्न है कि आपको ये फीस के हिसाब से आपको खुद तय करना होगा। ठीक है, अब अगर ओवरऑल मैं आपके पोर्टफोलियो को बताऊं तो देखिए, आपने पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। लॉन्ग टर्म में जितने फंड आपने सेलेक्ट कर रखे हैं उससे आपको इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना नहीं रहेगी। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स फंड पोर्टफोलियो से हमें बचना चाहिए। देखिए, अभी आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत नया है, बहुत नया है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपकी एसआईपी जो शुरू हुई है वो जुलाई 2024 से शुरू हुई है, जो कि अगर हम लोग बात करें 2-3 महीने पुराना ही फंड आपने एसआईपी शुरू किया है। और जो लमसम आपने किया है अक्टूबर 2023 से किया हुआ है, और अक्टूबर 2024 में यानी अगले मंथ तक आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप चाहेंगे तो 1 साल बाद आपकी एग्जिट लोड जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, और 1 साल बाद जब आप निकालेंगे तो जितने भी आपके गेन हुए रहेंगे वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट होगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 तक का आपको टैक्सेबल अमाउंट में छूट रहता है। और वैसे भी अगर आपका सैलरी से 7 लाख के नीचे है
टोटल इनकम, और इसके अलावा जो गेन हो गया अगर उसको भी मिलाकर के 7 लाख से नीचे हो रहा है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनेगी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत पुराना नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट जो मैंने सलाह दिया जिस फंड से निकलने के लिए, आप या तो उसको कंटिन्यू कर लीजिए या फिर एक बार नए सिरे से आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो डिजाइन करने में आपको मेन क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है। मेन ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका टाइम होराइजन कितना है। आपके इस कंडीशन में आपका टाइम होराइजन 30 ईयर्स का है, जो कि काफ़ी लंबा है। इस टाइम होराइजन के हिसाब से आपको कुछ भी नहीं ध्यान देना है। सिर्फ देखिए, 3 ही प्रकार के फंड होते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करेंगे तो घुमा फिरा करके यही 3 प्रकार के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। चूंकि आपका टाइम होराइजन बहुत ज़्यादा लंबा है, उस कंडीशन में लार्ज कैप से बेहतर मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो टोटल एलोकेशन होना चाहिए लार्ज, मिड और स्मॉल का, वो मिड कैप में कम से कम आपको 60% एक्सपोजर रखना चाहिए, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स होते हैं वो लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न आपको देंगे, लेकिन स्मॉल कैप से स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा देंगे। यानी जो वॉलेटिलिटी होती है वो स्मॉल कैप से कम होगा, लेकिन रिटर्न जो है वो लार्ज कैप से ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में आप अगर मिड कैप में अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर रखेंगे तो थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच आपको मिलेगा, क्योंकि आपका टाइम होराइजन बहुत ज़्यादा है। देखिए, बीच में आपके बहुत बार पोर्टफोलियो हो सकता है रेड में देखने को मिले, बहुत बार हो सकता है कि आपको निगेटिव में रिटर्न देखने को मिले, लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन इतना है तो बीच में आपको निगेटिव जाए या फिर कुछ भी जाए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो 60% कम से कम आप अपना मिड कैप में रखिए। उसके बाद से आप अपना स्मॉल कैप में कम से कम 20% का एक्सपोजर रखिए, और बाकी का जो 20% बचा वो आप लार्ज कैप में रख सकते हैं। लार्ज कैप में 20% एक्सपोजर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जब मार्केट में गिरावट आती है तो वो अपने रेड पोर्टफोलियो को देकर के घबरा जाते हैं कि उनका पैसा निगेटिव हो गया। जब तक आप उस पैसे को निकालेंगे नहीं तब तक आपका निगेटिव रिटर्न बुक नहीं होगा। जैसे ही आप निकालेंगे आपका निगेटिव रिटर्न बुक हो जाता है। तो जब लार्ज कैप का अगर आप कम से कम 20% एक्सपोजर रखेंगे तो वो आपके पोर्टफोलियो को क्या करेगा, एक बैलेंस अप्रोच देगा। जब मार्केट में करेक्शन आता है तो मिड कैप, स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा गिरता है, लेकिन उसकी तुलना में लार्ज कैप कम गिरता है। तो क्या करेगा, ये जो 20% एक्सपोजर है लार्ज कैप का, वो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच देगा। जब मार्केट में करेक्शन आएगी तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा। ठीक है, जब भी आप अपना नया इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, जैसे आपके केस में बिल्कुल नया इन्वेस्टमेंट है, तो उस कंडीशन में पहले आपको कुछ एक फंड लेकर के अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होता है कि हाँ, मार्केट किस प्रकार से बिहेव करती है। अगर आपके पास 10 लाख इन्वेस्टमेंट है और आप एक नए इन्वेस्टर हैं, तो पूरा पैसा एक बार डालने से बेहतर यह है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालिए। जैसे 1-2 साल 3 साल जैसे जैसे बीतेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मार्केट बिहेव किस तरीके से करती है, और उसके बाद से जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आप खुद से जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है उसके बेस पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, और आप उस समय मेंटली और साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके होंगे, और मार्केट में अगर निगेटिव रिटर्न भी मिल रहा है तो भी आप उस समय मैच्योरिटी दिखाएंगे और अपने मार्केट से नहीं निकलेंगे। तो इस प्रकार से जब इन्वेस्टमेंट होती है, जब सब कुछ जानने के समझने के बाद होती है, तो लॉन्ग टर्म आप बने रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लोग लॉन्ग टर्म का विजन तो लेकर के आते हैं, लेकिन जैसे ही 1-2 साल निगेटिव रिटर्न देने लगता है तो वो वहाँ से पैसा निकाल करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करिए। मेरे ख्याल से जो पोर्टफोलियो आपने बनाया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको 1 साल जैसे भी हो आप वहाँ 1 साल काट लीजिए, ताकि आपका कम से कम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ना लग जाए और एग्जिट लोड ना लग जाए। जैसे ही 1 साल हो तो मेरे ख्याल से आपको सभी फंड्स एग्जिट कर देना चाहिए, और एक बार नए सिरे से आपको फिर से यहाँ पर फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। फंड सेलेक्ट करते समय आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि देखिए, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कौन सा फंड ने अच्छा परफॉर्म किया वो नहीं देखा जाता है। कंसिस्टेंट परफॉर्मर कौन सा है, क्योंकि आप 1 साल 2 साल के लिए नहीं आए हैं, आप 30 साल के लिए आए हैं। तो 30 साल में बहुत ऐसे फंड आएंगे जो कि 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न बना करके देंगे, लेकिन हो सकता है अगले साल वो गायब हो जाए, टॉप 10 में भी उनका नाम ना आए। तो ऐसे फंड से हमें बच करके रखना चाहिए। आपके लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर कौन सा है वो फंड आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो उसमें से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के आप एक एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि आपका मेजॉरिटी जो पैसा है वो मिड कैप में जा रहा है, तो मिड कैप के आप 2 फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो 2 फंड आप सेलेक्ट करेंगे वो अलग अलग एएमसी का होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, अभी इस समय मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर से बता दूं कि ये जो भी इस वीडियो में बातें बताई जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो प्रॉपर रिसर्च और अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही करिएगा। इसके बाद से अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप में आप 2 फंड रख सकते हैं, जिसमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप आप रख सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस इस समय बहुत अच्छा
तो नहीं, लेकिन हाँ अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है और जो इनका परफॉर्मेंस डाउन चल रहा था अब धीरे धीरे इनका परफॉर्मेंस अच्छा आने लगा है। एक्सिस स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल में टॉप पर ये है, लेकिन कंसिस्टेंट इनका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा आता रहता है। चाहे आप एसबीआई स्मॉल कैप की बात कर लीजिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात कर लीजिए और एक्सिस स्मॉल कैप की बात कर लीजिए, तो इन तीनों में से आप कोई भी 2 फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो फंड आप यहाँ से रख लीजिए। स्मॉल कैप में मैंने आपको बता दिया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप, इन तीनों में से कोई 2 फंड आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी 2 फंड आप सेलेक्ट कर लीजिए। और मोतीलाल ओसवाल में 2 फंड मैंने आपको बता दिया, एचडीएफसी मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन दोनों में इन दोनों फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल आपके पास 4 फंड हो चुके हैं। और लार्ज कैप की जब बात आती है तो लार्ज कैप में चूंकि आपका टाइम होराइजन बहुत ज़्यादा है तो प्योर लार्ज कैप ना लेकर के आप एक फ्लैक्सी कैप ले लीजिए। और फ्लैक्सी कैप में अगर आप पराग पारिक फ्लैक्सी कैप को लेते हैं तो ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। भले ही 1 साल से इनका परफॉर्मेंस डाउन चल रहा है, लेकिन ये अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न है। और इसको लेने से फ़ायदा आपको ये होगा कि यहाँ पर आपको जो इंटरनेशनल मार्केट है नेस्डेक के भी वहाँ पर आपके स्टॉक्स का एक्सपोजर यहाँ पर मिल जाता है। तो अलग से इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पराग पारिक से ही आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं तो आप क्वांट को कंसीडर कर सकते हैं, क्वांट फ्लैक्सी कैप को। अभी अगर आप देखेंगे 1-2 साल से जीएम फ्लैक्सी कैप का रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है, तो इन सभी चीज़ों को आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर के तौर पर अगर आप फ्लैक्सी कैप में देखेंगे तो पराग पारिक फ्लैक्सी कैप कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो लार्ज कैप का एक्सपोजर आप फ्लैक्सी कैप से लेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लैक्सी कैप लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा अच्छा रिटर्न आपको बना करके दे सकता है, क्योंकि आपका टाइम होराइजन काफ़ी अच्छा है। तो फ्लैक्सी कैप में आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कोई भी एक फ्लैक्सी कैप आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि 60% आपको मिड कैप का एक्सपोजर रखना है, 20% स्मॉल कैप का और 20% लार्ज कैप का। लार्ज कैप का एक्सपोजर आप फ्लैक्सी कैप के थ्रू लेंगे। सारे फंड्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।